कि आप जो भी एफ&ओ ट्रेड लेते थे उसके लिए जो भी मार्जिन देते थे, मार्जिन के नियमों में आज से क्या बदलाव लागू हैं, ध्यान से समझना सुनना। एक बार में समझ में शायद नहीं आए, लेकिन पहली बार में नहीं सुनेंगे तो दूसरी बार में भी फिर तो पक्का ही नहीं आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ें हैं, फिर बाद में आप अपने ब्रोकर से झगड़ा करेंगे, डीलर से झगड़ा करेंगे, रिलेशनशिप मैनेजर बोलेंगे ये क्या हो गया वो क्या हो गया। पहले ढंग से समझ लो। बताइए सर। देखिए, इक्विटी डेरिवेटिव यानी कि जो एफ&ओ स्पेस की इनकी पोजीशंस हैं ट्रेडर्स की, उनको अब 50% कैश मार्जिन रखना होगा एफ&ओ स्पेस की, और ये इंडिविजुअल क्लाइंट लेवल पे सेबी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके हिसाब से आप देखिए यहाँ पर ब्रोकर जो हैं वो दूसरे किसी क्लाइंट का मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे और जो जिसके मार्जिन शॉर्टफॉल है उसके लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके पहले ये चीज़ लागू हो गई थी क्योंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन की तरफ से ब्रोकर लेवल पर इस चीज़ की मॉनिटरिंग होती थी, पर अब जो है ये क्लाइंट लेवल पर मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। तो इसका एक बड़ा रीज़न है जिस वजह से काफ़ी सारे क्लाइंट्स को हो सकता है कि इनकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई नजर आई है इक्विटी डेरिवेटिव पोजीशंस में, उनको ये खासा दिक्कत आ रही है। तो कैश सेगमेंट इन जो एफ&ओ स्पेस की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 50% कैश उनको रखना होगा। यस सर, क्लियर कर लेते हैं। मार्जिन तो पहले भी देते थे जो भी आदमी ट्रेड कर रहा है। करेक्ट। मार्जिन अब भी देना है। हाँ, मार्जिन अब भी देना है। तो बदला क्या है सर? बदलाव में इसमें यह हुआ है कि अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है सबकी सेपरेट मार्जिन अकाउंट्स हर एक क्लाइंट की मेंटेन। पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट ब्रोकर लेवल पे थी, अब क्लाइंट लेवल पर आ गई। करेक्ट। तो अगर क्लाइंट लेवल पर आपका मार्जिन जो है वो 50% कैश में होना जरूरी है। पहले अगर क्लाइंट लेवल पर स्टॉक्स में भी है तो भी चल जाता था। करेक्ट। लेकिन ब्रोकर लेवल पर जो भी मैनेज करना है वो ब्रोकर कर लेता था। तो कई बार अगर जैसे मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े हैं पोर्टफोलियो में, जैन साहब आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। समझो मेरे पास बहुत सारे शेयर पड़े हैं मेरे पोर्टफोलियो में, मैंने जैन साहब को दे दिया, जैन साहब ये रखो और इसके सामने मुझे एफ&ओ में लिमिट दे दो। जैन साहब ने दे दी। अब कैश मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है जैन साहब कर देंगे एक्सचेंज में पूरी, और उनके पास सेफ्टी सिक्योरिटी तो है हमारे स्टॉक पड़े हैं। करेक्ट। अब ये बदला है कि मुझे सारे के सारे स्टॉक देने की अनुमति नहीं, 50% तो कैश देना ही पड़ेगा और 50% स्टॉक देना पड़ेगा। ये आज से बदला है। जैन साहब ये अंडरस्टैंडिंग सही है? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा चेंज है। देखिए आजकल पिछले जो 3-4-5 सालों में एक बढ़िया मॉडल बन गया था लोगों का, और जिनके पास अच्छा पोर्टफोलियो होता था वो लोग अपने पोर्टफोलियो को प्लेज करके अराउंड 80-90% तक, हालांकि ब्रोकर्स लोग भी जैसे हम लोग भी बोलते थे कि भाई 10 से 15% तो कैश मार्जिन एटलीस्ट मैनेज करो, मेंटेन करो, क्योंकि आपका जो M2M मैनेजमेंट है वो उसी से ही होता है। बट ओवरऑल लोग बाग अपना एफ&ओ में पुट राइटिंग करते थे या ऑप्शंस की राइटिंग कर रहे थे, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो से ये काम होता था। बट अब इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा चेंज है ये, क्योंकि जो रिटेल ब्रोकर्स होते हैं उनके यहाँ इसी टाइप के क्लाइंट ज्यादा होते हैं। सो इट विल चेंज द होल डायनामिक्स। और देखिए इसलिए जो मंडे फ्राइडे को जो लास्ट में जो 2 बजे के बाद जो अचानक से फॉल आया, तो हो सकता है मार्जिन कॉल की वजह से भी, और आज भी जो नर्वसनेस है मार्केट में, हालांकि ग्लोबल क्यूज जो भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे चेंज बहुत आने वाला है। और 50% अब कैश या एफडी या लिक्विड फंड, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है, बाकी 50% जो आप शेयर से दे सकते हैं। सो इट विल सर्टेनली मेक अ बिग चेंज, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो इन्वॉल्व थे इसमें उनके रिटर्न्स पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा वैसे। अच्छा जैन साहब, इसमें एक चीज़ और भी आ रही कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी शायद कुछ केसेस में बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में HDFC बैंक है, करेक्ट, मेरे पास में फ्यूचर्स की पोजीशन है, और सामने अगर मुझे कॉल बेचना है, करेक्ट, तो फिर तो एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं फ्यूचर्स पे लॉन्ग हूँ, कॉल पे शॉर्ट हो रहा हूँ कॉल बेचकर। तो क्या तब भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट जो बढ़कर आ रही है वो ठीक है? नहीं, वैसे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी आप सही बोल रहे हैं, जनरली ये स्ट्रैटेजी रहती है, बट फिर भी जो मार्जिन रहते हैं उससे एक्स्ट्रा तो लगता ही है कॉल बेचने का। और ये लगता मतलब एक्सचेंज में, क्योंकि आपने सौदा खड़ा किया है तो उसका है ये, क्योंकि कई बार आप इमीडिएटली काट लेते हैं फ्यूचर्स को, फिर कॉल नहीं काटते हैं, वो सारी मैनेजमेंट भी होनी पड़ती है। सो फ्यूचर्स के सामने कवर्ड कॉल करते हैं ना, वो तो जैसे एक पोजीशन आपने बंद की तुरंत मार्जिन आ ही जाएगा ना, दूसरी पोजीशन पे खुल जाएगा। लेकिन अगर कवर्ड कॉल है तो उसमें मार्जिन की तो जरूरत कहाँ हुई मेरे ख्याल से। मतलब मैं वही समझना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ब्रोकर्स का ये कहना है कि भाई जब कवर्ड कॉल्स है, फ्यूचर लॉन्ग हो, सामने कॉल शॉर्ट हो, तो रिस्क क्या है? रिस्क तो लिमिटेड ही है ना, उसका मार्जिन आप ले चुके हो फ्यूचर्स में, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा कम होना चाहिए। उसकी बेनिफिट्स वैसे स्प्रेड मार्जिन्स में और इनमें मिलता है जी, और इसमें मार्जिन्स सर्टेनली और बेनिफिट दिया जा सकती है, ये बात सही कह रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि जो लोग कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट से डर रहे घबरा रहे, तो ज्यादातर लोग तो वैसे भी जो एफ&ओ में ट्रेड करते हैं वो मार्जिन कैश में ही देते हैं। स्टॉक्स देने वाले तो बहुत ही कम है। अच्छा, जिन लोगों के पास इतने सारे स्टॉक पड़े हैं मार्जिन देने के, अच्छी क्वालिटी के, वैसे एफ&ओ में ट्रेड कम करते हैं।
है ना, वो इन्वेस्टर हैं, तभी तो इतनी डिलीवरी पड़ी है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है कि अगर आप ऑलरेडी F&O ट्रेडर हैं, कैश मार्जिन ही पहले ही दे रहे थे, चेक ही दे रहे थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे का वैसे आपके लिए कुछ नहीं बता, तो ज़्यादा तनाव न लें। कुछ केसेस में ऐसा था, बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास शेयर पड़े होते हैं, वो शेयर मार्जिन में देते थे, अब 50% कैश देना होगा, 50% शेयर चलेगी, ये बदलाव हुआ। समझ में आ गया? अभी भी नहीं समझ में आया, मैसेज करो ट्विटर पे जल्दी से, तब मैं देखता हूँ आपके और कोई सवाल है तो। तब तक कुशल हमारे को दूसरी वाली चीज़ बताएंगे जो आज से F&O पर, अब तक तो वो ASM ऐसे एडवांस सर्विलेंस मैकेनिज्म, हाँ करेक्ट, ये है हाँ ASM, इसके नियमों में हुआ है बदलाव। क्या बदलाव हुआ है बताएं, कुशल बताइए। सर यहाँ पर डेरिवेटिव में अब शॉर्ट टर्म ASM भी शामिल होता है, यानी शॉर्ट टर्म ASM में अब F&O कॉन्ट्रैक्ट्स या F&O स्टॉक्स भी शामिल होते हुए नज़र आएंगे, और यहाँ पर आज से ये लागू हो चुका है। डेफिनेटली जो एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म लगाया जाता है, जो स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्टेज वाइज इनकी जो है ASM में एंट्री या एग्जिट होती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म ASM वाले जो स्टॉक्स हैं, इस पर जो मार्जिन है 50 to 100% तक अतिरिक्त मार्जिन लगेगा, ऐसा इनके सर्कुलर में लिखा है। और तो और स्टेज वाइज है, स्टेज 1 स्टेज 2, उस हिसाब से इनकी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है। और जिस तरह से जो सर्कुलर आया है उसके तहत स्टॉक्स अगर ASM में शामिल किए जाते हैं तो यहाँ पर 5 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने तक की ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर ट्रेडिंग बैन हो सकती है इसमें ASM के हिसाब से, अगर ये ASM में जाते हैं। पर इनकी रिव्यूइंग भी होती हुई नज़र आएगी। अगर 5 दिन के लिए जाता है तो 6 डेज़ का रिव्यू होगा, 15 डेज़ के लिए जाता है तो 16th डे पे इसका रिव्यू होगा, और अकॉर्डिंगली देखेंगे कि वहाँ पर अगर वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो शॉर्ट टर्म ASM से बाहर भी आ सकते हैं। ओके, तो ये है ASM पर बदले हुए नियम। अच्छा, पहली चीज़ तो ये बहुत सारे लोग किसी पूछ रहे थे ASM क्या है, किसी हमारे अति उत्साही दर्शक ने उसको दूसरे, मतलब आपस में दर्शक निपट लेते, मेरे तक आने ही नहीं देते मैटर। बोले ASM क्या, बोले अनिल सिंह की मार्केट कमेंट्री। बात तो सही है। अरे भाई साहब, मेरी मार्केट कमेंट्री इतनी खतरनाक नहीं होती ASM जितनी। तो पहली चीज़ तो ये कि ASM के जो नियम बदले हैं, अब इसमें यह है कि अब एडिशनल मार्जिन वायदा कारोबार के शेयरों पे भी लगेगा, ठीक है। ये पहले कैश मार्केट में लगता था, कैश मार्केट में तब लगता था जब स्टॉक बहुत वोलेटाइल हो, राइट। तो क्या पहली चीज़ तो ये समझा जाए कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं उन पर शॉर्ट टर्म ASM लगेगा, कुशल, है ना? यस। और शॉर्ट टर्म ASM में जितना मार्जिन लगता है उसका 50 से 100% तक एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा, मतलब दुगुना मार्जिन भी हो सकता है। यस। तो अब जैसे वोलेटाइल स्टॉक हुए, कुछ आपके कुछ मिड कैप बैंक्स हो गए, कुछ IT कंपनियां हो गई, करेक्ट, कुछ NBFC हो गई जो बार बार उछल कूद करते हैं। अच्छा, तो अब इसमें कब ASM लागू होगा शॉर्ट टर्म, ये बताइए सर। इसमें ASM कब लागू होगा वो अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला कुछ डिसाइड, हाँ वो फॉर्मूला के बेसिस, वो फॉर्मूला के बेसिस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। अच्छा, पर 2 स्टेजेस में, स्टेज 1 में 50% डाल दो, स्टेज 2 पर 100%, सीधा 100%, सीधा 100%। अच्छा, और ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसके अलावा क्या वो समय की क्या डिटेल्स है इसमें? सर समय इन स्पेसिफिक वही मैं बता रहा था कि ये जो सर्कुलर आया है उसमें 5 डेज, 15 डेज या फिर 1 महीने तक ASM में ये रह सकते हैं। लाइक एक बार आ गया तो 5 दिन मिनिमम, 5 दिन, हाँ 5 दिन मिनिमम से 1 महीने तक रहेगा। बट उसके बाद ये अगर 5 दिन के लिए आता है, सपोज कोई स्टॉक RBL बैंक अगर हो गया तो वो 5 दिन के लिए अगर आता है तो 6 डे उसकी वापस से रिव्यू करेंगे उन्होंने। तो अगर उसकी वॉलेटिलिटी कम हो गई है 5 डेज के बाद तो वो निकल जाएगा ASM। तो ये चीज़ है। हाँ, मतलब मिनिमम 5 दिन तो आपको बिताने ही बिताने, उसके बाद ही वो बेल होगी। हाँ। तो ये इंटरेस्टिंग न्यायिक हिरासत में, हाँ। कि अब बैन के साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म ASM स्टेज 1 स्टेज 2 ये 3 जगहों पर अब हमें मॉनिटरिंग F&O स्टॉक स्टेज 1 में डाला और उसके बाद भी स्टॉक ठंडा नहीं हुआ। तो अच्छा, इसका मतलब ये मत समझिए कि बढ़ने में ASM लग सकता है, घटने में भी लग सकता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। जैन साहब, ये समझना ठीक है या इसमें कोई आपके और इनपुट्स ASM को लेकर? नहीं, ठीक है, देखिए स्ट्रिक्ट है रूल तो काफी। और वैसे तो देखिए हमने कमोडिटीज में देखा ही है, कई बार जब बहुत ज्यादा होता तो रेगुलेटर और एक्सचेंजेस अलग अलग टाइप के मार्जिन्स लगाते थे, और यहाँ पे कैश मार्केट में था ही। और ASM में जब भी कोई स्टॉक चला जाता है तो आप मान लीजिए कि वो वेंटिलेटर पे चला गया, GSM और ASM जो होते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल में भी कई बार जो कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, जहाँ पे अच्छी वैल्यू और एक्चुअल में डिमांड आती है, बट वहां पे भी फर्क पड़ता है। बट यस, रिस्क तो बढ़ती है। और F&O में देखिए आजकल कई स्टॉक्स ऐसे जो कैश मार्केट के भी, इवन छोटे छोटे मार्केट कैप वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि वो
क्वालिफाई कर जा रहे हैं जो एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से होता है, वॉल्यूम या जो भी है। तो इवन जैसे कि मैं अगर देखूं तो देखिए आप जीएनएफसी है, कोई बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली नहीं है, बलरामपुर चीनी है, बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली नहीं है, और उनसे ज्यादा बड़े बड़े कैश मार्केट में स्टॉक्स हैं। तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट तो लाएगा और इससे मार्जिन्स पे और ओवरऑल ठीक बात नहीं, वो ठीक है, वो इम्पैक्ट तो है ही है। इसमें काफ़ी लोगों की इसी पर आशु मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। भसीन साहब से भी हमें पिक्स लेनी, लेकिन एक बार जल्दी से इस डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। आशु सर हमारे साथ फोन लाइन पर। आशु सर, जो हम बात कर रहे थे कि भाई कवर्ड कॉल्स पे जो मार्जिन लगता है, सपोज किसी के पास, चलो फ्यूचर्स में फिर भी मान लो रिस्क है, लेकिन अगर किसी के पास में समझो HDFC बैंक की डिलीवरी पड़ी है, उसके पास स्टॉक है, वो स्टॉक के सामने अगर कोई कॉल ऑप्शन बेच रहा है, तो फिर मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्यों होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्यों होनी चाहिए? और ये जो पूरे नियम जो बदल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अनिल जी, जो आप एग्जांपल दे रहे हैं ये परफेक्ट है, लेकिन इसका आंसर ये है कि आप तो अनिल जी स्टॉक बोल रहे हैं, स्टॉक तो नीचे जा सकता है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर किसी ने निफ्टी की 18,000 17,000 की कॉल ले रखी है 1000 और 17,300 की 1000 बेच रखी है और लेने के पैसे दे दिए हैं और बेचने का तो मतलब अब इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको लॉस नहीं हो सकता। तो आपका क्वेश्चन होगा फिर इसमें मार्जिन क्यों? इसमें मार्जिन इसलिए अनिल जी कि अगर आपने जो ली हुई है वो बेच दी, तो एक्सचेंज के पास और ब्रोकर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप अगर अपनी हेज तोड़ें तो वो टूटे ना। आप एक लेग कभी भी तोड़ सकते हैं अनिल जी, आप ऊपर वाली कवर कर सकते हैं, नीचे वाली जो आपने ली हुई है बेच सकते हैं, या जो आपने बोला HDFC बैंक का एग्जांपल कि कैश की डिलीवरी पड़ी है उसके अगेंस्ट कॉल बेची है, आपने अगर डिलीवरी बेच दी तो आपको कोई रोक थोड़ा सकता है डिलीवरी बेचने के लिए। इसलिए अनिल जी, क्योंकि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उस परफेक्ट हेज को मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समझ सके, या समझ सके तो रोक सके। तो आशु सर एक मिनट माफ करना, रोक रहा हूँ आपको। तो ये तो देखो पोजीशन तो ऑनलाइन है, क्लाइंट वाइज है अभी तो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर समझो किसी ने एक तरफ की हेजिंग पोजीशन तो मतलब एक पोजीशन कोई भी कम की, तो इमीडिएटली मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि वो इमीडिएट मार्जिन रिक्वायरमेंट कभी आ जाए तो उसके लिए एक्सचेंज पहले से ही मार्जिन ले ले, बाद में ना ले, आने के बाद ना मांगे, ऐसा? अनिल जी कुछ हद तक मार्जिन है पूरा, इसलिए ये मार्जिन कम होता है, लेकिन कुछ एक्सटेंड तक का मार्जिन पहले लिया होता है कि अगर वो हेज तोड़ दे तो। और दूसरी चीज अनिल जी एक ये भी है ना कि अगर आप एकदम मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाए और M2M आ जाए, और अब तो पीक मार्जिन भी हिट कर जाता है। आजकल तो एक डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम आ गई है। अगर आप जैसे ही हेज तोड़ते हैं, अभी हेज से मार्जिन X है और आपने पूरा मार्जिन X यूज कर रखा है, सडनली आपने हेज ब्रेक किया तो आपका पीक मार्जिन हिट कर जाएगा। तो पीक मार्जिन में आप हर घंटे या रोज पेनल्टीज देंगे तो अनिल जी नए डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अनिल जी हेजिंग में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कवर्ड कॉल, बिकॉज ऑफ दिस पीक मार्जिन थ्योरी ऑल्सो। तो बहुत मुश्किल हो रही है। और सुबह से जो जैन साहब बोल रहे हैं पोर्टल में मार्जिन भी ठीक से अपडेट नहीं हो रहे, तो इनिशियल टीजिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं और केओस है। और अनिल जी ASM की मैं एक और मेरा व्यू ये है, मैं तो कहता हूँ अनिल जी कि और ज्यादा स्टॉक डेरिवेटिव में आने चाहिए, चाहे ASM में आ जाए 50% 100% मार्जिन हो, लेकिन कैश मार्केट से तो अनिल जी अच्छा है कम से कम डेरिवेटिव में स्टॉक 10% 15% 20% सर्किट पे बिक जाएगा, लिया जाएगा, कवर हो जाएगा। कैश में तो अनिल जी सर्किट लगता है फंस जाते हैं। तो आई एम स्टिल हैप्पी विद ASM इन डेरिवेटिव देन इन कैश।